30% गोज इन जॉब जनरेशन, और इस आंकड़े में 3 लाख करोड़ तो सिर्फ इसी में से जॉब जनरेशन हो। उसके अतिरिक्त स्टार्टअप, सस्टेनेबल स्टार्टअप, आपने देखा हमारी बच्चों ने हमारे विभाग के द्वारा उधर वो प्रदर्शन किया जो रिट्रीट में 1000 ड्रोन आकाश में उजाला किया और चौथा देश बन गया भारत। अब यही ड्रोन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ेंगे। दीज आर न्यू स्टार्टअप, लेकिन उसके लिए हमें उस तरह की प्रतिभा भी रखनी होगी, इनोवेशन भी रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमी ऑफ आइडियाज, इकोनॉमी ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इकोनॉमी ऑफ इनोवेशन, एंड देयर इन लाइज अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं कह रहा था, एक बच्चे ने हमारे ने ड्रोन बेचा है वहीं सिक्योरिटी वालों को, उसको कहा गया कि साहब हमें सुपरविजन के लिए तुम्हें साथ रहना होगा। कड़ी ठंड में दिसंबर के महीने में जब कोहरा पड़ा था, आपने भी देखा, सुबह 6 बजे से रात तक बैठा रहता था वो सिक्योरिटी फोर्सेज से अपने ड्रोन की चेकिंग, और वही ड्रोन इंडस्ट्री में भी है। अपॉर्चुनिटी मच मोर ल्यूक्रेटिव देन गवर्नमेंट इस बजट में उसका। इसी तरह फार्मिंग सेक्टर में, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसी तरह डेयरी सेक्टर का। और कहने का तात्पर्य ये कि आने वाले समय में जैसे जैसे और कोविड के बाद भारत ने जिस प्रकार की भूमिका बनी है, मोदी जी देश विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता बनकर के सामने आए। द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया, द वर्ल्ड इज ऑल्सो रेडी टू बी लेड बाई इंडिया, टू बी रेडी टू बी लेड बाई अस। द क्वेश्चन इज वेदर वी आर रेडी। ये वो बजट है जो अगले 25 वर्षों में, बल्कि उससे पहले ही, भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करेगा जिस भूमिका में भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भी कहलाएगा, विश्व मूर्ति भी कहलाएगा, और विश्व नरेश अथवा विश्व नेता भी कहलाएगा। इसमें बहुत सारे और आंकड़े हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। यदि कोई विशेष बिंदु हो तो आपका स्वागत। कुछ प्रश्न सुनील जी भट्ट आज तक, इनका विषय अलग होगा, but that is your job, so I don't grudge that. डॉक्टर साहब, ये जो परिसीमन आयोग है, उन्होंने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो एसोसिएट मेंबर्स से साझा की है, उसमें आप भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करेंगे। नहीं तो फिर आप, मैं क्या कहूँ, आप अपना नहीं, एक्चुअली आई हैव टू गिव अप दिस हैबिट। उसने क्या कहा तो मैं उसके बदले क्या कहूँ। जो मैं कह रहा हूँ आप उसका कोई रिएक्शन लीजिए। I am not here to react to what somebody has said, but as far as we are concerned in Bharatiya Janata Party, we trust the legitimacy, the integrity of the Delimitation Commission, which is constituted by the Chief Election Commission of India, which is elected, which is a constitutional body. They follow certain norms, certain parameters, which are very well laid down. So there can't be any deviation. So I think anybody who questions the working of delimitation or the criteria followed by them either has not studied enough the parameters which guide the working of delimitation, or they have some other motives. लेकिन हमारा ये मानना है कि वो जो मापदंड तयशुदा है उसी के आधार पर यदि एक संवैधानिक संस्था अपना कार्य करती है तो प्रत्येक जिम्मेवार कार्यकर्ता अथवा नेता का ये दायित्व है कि उसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप न करें। There are two questions, sir. Today, Pakistan once again is celebrating the Kashmir Solidarity Day. The propaganda is continuing where they are trying to malign image of the country. And there are letters, there is a toolkit, proper letters from the Pakistan government side, including President and Prime Minister, asking different embassies to continue with webinars, seminars, and they are coming out with new words, genocide, fascist government, Islamophobia. So how do you react to this toolkit and that propaganda that is continuing from Pakistan? I think to a great extent you yourself answered the question that you put. Actually, I think what is important for us to realize is right from 1947, right from the midnight of partition, Pakistan could not reconcile to the fact that Jammu Kashmir is a part of India. And therefore they have been trying all the tricks in the book. They tried 3 wars, then they tried infiltrations, then they tried that 1000 wound theory of causing insurgency. And now they are also using the modern toolkits and the new technology available. But I think India is much more responsive and dynamic, both as a nation, as a state, not to be intimidated by all these new experimentation being done by a hostile nation. So I think there is nothing to feel perturbed about it. We are well equipped, and as far as it's not what I say or what my party says. It's a recognized position by the Parliament of India, a unanimously passed resolution in 1994 when we were not in power, which states, which accepts that if at all there is any issue
pending between India and Pakistan, that is of retrieving that part of Jammu and Kashmir which continues to be under the illegal occupation of Pakistan even after 75 years. And second question related to the country, hijab controversy is simmering in Karnataka. Do you think that somewhere certain people are trying to commingle education with religion and politics is also being convoluted to give it a different kind of issue? But I think under Prime Minister Modi, the education system has been actually given a new direction. If you go into detail and try to study the new education policy, it's such a futuristic document which is going to place India not only at par, it's going to give us a leapfrog jump. And therefore, if some people are not comfortable with the kind of progress that the country is making under Prime Minister Modi and are trying to then mix up religion or communalism or other kind of hate elements to malign this or to derail this agenda or the mission undertaken by Prime Minister Modi, they can't call themselves as the friends of India. उमर और महबूब मुफ्ती ने भी हिजाब उसमें स्टेटमेंट दिया है, खासकर उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि अपना राइट है, जो भी करना चाहे कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट्स देना क्या नहीं, मैंने जो कहना था हमने कह दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें जो नई शिक्षा नीति मिली है, अच्छा होगा कि हम उस पर ध्यान दें और उसको कैसे कार्यान्वित करना उस पर ध्यान दें, वो ज़्यादा सकारात्मक होगा, बल्कि हम शिक्षा संस्थानों में किसी और तत्वों को लाने का प्रयास करें जो शिक्षा को डिरेल करने का काम करें। थैंक यू सर, 31 अक्टूबर 2019 के पहले की जो पोस्टें विड्रॉ की गई, आपको लगता है कि जेकेएसएसबी और पीएससी के जो काम करने का तरीका उस पर क्वेश्चनिंग है? नहीं, ऐसा है क्योंकि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसका जहां तक हमारा संबंध है, केंद्र का संबंध है, डीओपीटी का संबंध है, क्योंकि यहाँ का जीएडी हमारा डीओपीटी कहलाता है, नहीं उसको देखता। हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं गया, हमारी तरफ से एक ही आदेश गया था कि इंटरव्यूज की पद्धति को प्रथम समाप्त कर दिया जाए सरकारी नियम। देश भर में हमने समाप्त किया था यहाँ पे। उसका कारण यह था कि वहाँ से शिकायतें आती थी कि रिटन टेस्ट में जो 100 अंक लेते थे उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था, और जिससे भाई भतीजा बात करना होता था या उसको फेवर करना होता था तो उसको इंटरव्यू में 100। तो हमने बल्कि जो स्किल टेस्ट है वो मैं चाहूँगा कि आपकी जागरूकता पैदा करें, जो लोग अनावश्यक अपना समय गंवाते हैं, स्किल टेस्ट को भी हमने क्वालिफाई करा। अर्थात किसी ड्राइवर की ड्यूटी है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ड्राइविंग जानता है कि नहीं, वरना क्या होता था कि ड्राइविंग टेस्ट में ही 100 अंक लेकर के रिटर्न को। इसी प्रकार अगर कोई फौज में ये पैरामिलिट्री भर्ती होता है, सीआरपी में, बीएसएफ में, तो उसका मेडिकल टेस्ट होगा क्वालिफाइड है, देखने के लिए कि अगर उंगली कटी है तो रिटर्न भी पास होगा तो कैसे करे, लेकिन मेरिट जो होगा वो मात्र और मात्र रिटर्न टेस्ट होगा। डीओपीटी की तरफ से केवल इतना निर्देश जारी किया गया, इसके अतिरिक्त कुछ है तो मुझे लगता है कि यूटी सरकार से पूछना चाहिए। सर, एक सवाल है, अब बजट की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर एक रखा गया है, उसमें बहुत से अभी भी संस्थाएं ऐसे इलाके हैं, खास करके आपके एरिए के जो बड़ी मसूरी का है, मानसर का है, या फिर उधमपुर में या किश्तवाड़ में, इन इलाकों के लिए क्या कुछ ज्यादा बजट रख रहे हैं, इनको किस तरह से ऐसा है, इसके एक्चुअली ये आज की जो बजट की चर्चा थी उसके साथ सीधा सीधा इसका संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर का अलग से बजट आने वाला है, लेकिन जो आपने विषय लिया है टूरिज्म का, उसको लेकर के एक तो कुछ फिल्म डेस्टिनेशंस की भी शराब हुई है। आपका कहना ठीक है कि जो हुए हैं उसके अतिरिक्त भी है, हमारी इससे चर्चा हुई थी यूटी सरकार से, उसका कहना है कि वो अभी सूची बढ़ा रहे हैं, उसमें और भी आएंगे। जहाँ तक हमारे चुनावी क्षेत्र का संबंध है, आप शायद ये बात आपको ये रुचिकारक हो और अगर आप आगे बताना चाहें, मानतलाई का हमारा एक केंद्र है, 35 साल से पड़ा हुआ उजड़ा, इंदिरा जी के समय में उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसको खंडर बना दिया। ये हम ही ने उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया है, बल्कि वहाँ एक हेलीपैड होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है, लगभग तैयार हो चुका है, अब देखने लायक है। इसी प्रकार मानसर के लिए भी 200 करोड़ रुपया केंद्र की राशि से मंजूर किया गया है, वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर होगा, स्पोर्ट्स सेंटर होगा, बोटिंग होगी, बोटिंग तो शुरू हो चुकी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी, और साथ ही साथ चूंकि उसका एक श्रद्धा के साथ भी संबंध है तो वहाँ पर कुछ उस तरह के डेस्टिनेशन भी होगी। सर, एक सवाल इसके कोई 2 दिन पहले बॉर्डर जो बटालियन के जो लोग थे उनको पीटा गया यहाँ पे प्रोटेस्ट में, सतपाल मलिक जी ने कहा था कि 50,000 जॉब्स विल बी गिवन, और मुझे लगता है कि उसमें क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट और एक रिजनमेंट है
उसको अभी तक एड्रेस करने का जो तो सत्यपाल मलिक जी से आप पूछे, मुझे तो मालूम नहीं हुआ। थैंक यू। बॉर्डर बटालियन तो मतलब राजनाथ सिंह जी ने उसके लिए पूरा निकाला था। बॉर्डर बटालियन के बच्चों का पहले एग्जाम हुआ, उनका आगे एग्जाम नहीं हुआ, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ। वो लोग मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि क्या दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, मैंने जैसे कहा कि हमारी तरफ से DOPD की तरफ से बार बार कहता हूँ कि मेरिट विल बी बेस्ड ओनली ऑन रिटन टेस्ट। इंटरव्यू खत्म हो, ड्राइविंग, फिटनेस, ये क्वालिफाइंग है। और अगर एक बच्चा भी गरीब घर का, मैंने उस दिन कठुआ में कहा, गरीब घर का बच्चा रिटन टेस्ट तो मेरे से आता है कि हम उसके साथ खड़े हुए 1000 लोग क्या डरते कि वो तो डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट इज वन। मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ऐसे मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के इशू पे गवर्नमेंट नहीं रोक रहे हैं की बात की ना, पहले उसको आप समझो जो मैंने बताया। 3 लाख करोड़ तो इस कैपेक्स से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। अब उसका लाभ कैसे लेते हैं, आई एग्री विद यू, यूपी सरकार वो उनकी जिम्मेवारी है, और जहां जहां हमारी इंटरवेंशन की जरूरत होगी हम करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो भी इसको समझेंगे। लेकिन जहां तक ये बजट है जिसकी आज चर्चा की गई, इट हैज अबंडेंट जॉब जनरेशन एवेन्यूज अवेलेबल थ्रू दिस। अब आप देखिए 65,000 करोड़ से बढ़कर के सड़क निर्माण का होगा कार्य 130 करोड़, 130,000, 1,30,000। ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। आज वी लिव इन era of statistics। ये नहीं उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने गाली दी, उसने क्या। नाउ 45,000 किलोमीटर रोड्स आर गोइंग, 45,000। तो उसके लिए इंजीनियर भी चाहिए, उसके लिए काम करने वाले भी चाहिए। अब यूपी सरकार कितना उसका लाभ लेगी, और यहाँ पर भी हाईवेज बन रहे हैं। और हम चाहेंगे, हमने ये भी कहा है कि यहाँ के लोग जो है उनको एम्प्लॉय किया जाए, प्रेफरेंस। सर एक रिपोर्ट आई है नहीं GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।